प्रिय श्रोताओं, अलबिर टीवी चैनल ने हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हम इस लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ के माध्यम से आपके सामने कायदे की कुछ जानकारी हर रविवार को वीडियोस के ज़रिए से ला रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उनकी सपोर्ट टीम के बग़ैर एटलीस्ट मेरे लिए ये बात संभव नहीं हो पाती कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता और उनको प्रसारित कर पाता। श्रोताओं, याद होगा आपको पिछले 3 एपिसोड हम लोगों ने जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट के, उसके उपलक्ष्य में रिकॉर्ड कराए थे। और उसके पहले हमने BNS, BNSS और इसी तरह से BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको लेकर के कुछ एक एपिसोड्स रिकॉर्ड करवाए थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर हमने जो एपिसोड रिकॉर्ड करवाया था उसके उपलक्ष्य में हमें एक प्रश्न प्राप्त हुआ कल्याण और बम्बई में प्रैक्टिस करने वाले हमारे यंग एडवोकेट राइद साद की तरफ से, और उन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने कहीं ये बात आपसे कही थी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सिलसिले में ये बात अनिवार्य पहले भी थी और अब भी है। पहले 63B का सर्टिफिकेट दिया जाता था, अब 63B का जो नया अवतार है, जो नया सेक्शन है, उसके तहत हमें प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और ये प्रमाण पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आखिर में उसकी समाप्ति पर जो शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल के हिसाब से हमें देना है। एक फॉर्मेटेड सर्टिफिकेट है जो 2 पार्ट्स में है, और इसका सेकंड पार्ट, B पार्ट, ये किसी कंप्यूटर फील्ड के एक्सपर्ट ने देना है। तो पूछा यह गया है प्रश्न के अंदर में कि ये एक्सपर्ट कौन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब इंडियन एविडेंस एक्ट को या उसके इस नए अवतार को हम देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, तो एक्सपर्ट की कोई व्याख्या जहाँ तक मेरे पढ़ने में आई नहीं दी हुई है। तो एक बहुत ही आई बिलीव अ पर्टिनेंट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, हु वुड बी द एक्सपर्ट। अब जब आपने कोई एक्सपर्ट की व्याख्या नहीं दी है, तो एक ऐसा आदमी जो कंप्यूटर फील्ड के अंदर में reasonable knowledge रखता है, not necessarily expertise, he can be summoned before the court or he can be asked to give the certificate as contemplated under the schedule of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्योंकि ये एक्सपर्ट वाली जो बात है, this is again something which is relative to my mind। एक आदमी एक फील्ड का एक्सपर्ट है या नहीं, ये कौन डिटरमिन करेगा। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि आपको जानकारी तो बहुत सारी है, लेकिन उस जानकारी को आप कहीं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और ये जानकारी कुछ इस प्रकार की है जो आप तक सीमित होकर के रह गई है, और जहाँ प्रैक्टिस में बात आ जाती है आप जो है शून्य की हैसियत रखते हैं। अप्रोप्रिएटली होता तो ये कि एक्सपर्ट को भी कहीं डिफ़ाइन कर दिया जाता कि ही वुड बी एक्सपर्ट, ही विल बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट with respect to his qualification, with respect to his experience, with respect to his knowledge। लेकिन अब चूँकि इस प्रकार का कोई मापदंड एक्ट के अंदर में नहीं है, तब तो मैं समझता हूँ एक आदमी जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से यूँ कह लीजिए कि जुड़ा हुआ है, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की समझ लीजिए रीज़नेबल किस्म की जानकारी है, उसको हम एक्सपर्ट के तौर पर सर्टिफिकेट देने के लिए कह सकते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी जाती है तो उसको कोर्ट में बुला करके उसके सर्टिफिकेट को उसके माध्यम से साबित भी कराया जा सकता है। तो राइद साद साहब, आपके इस प्रश्न का जो उत्तर बन सकता है वो हमने देने का प्रयास किया है। अब श्रोताओं, एक मरतबा फिर कुछ ऐसे प्रोविजंस BNSS के और BNS के जो पिछली मरतबा हमारे एपिसोड्स में कवर नहीं हो पाए हैं, उनको हम लेना चाहेंगे। इसके अंदर में मुझे याद पड़ता है कि BNSS के उपलक्ष्य में हमने एक रिकॉर्ड किया था वीडियो, और उस वीडियो के अंदर में कहीं ये बात बताई थी कोई पर्टिकुलर सेक्शन के हवाले से कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कहीं दखलपात्र गुनाह हुआ है, और उसका रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में ले जा कर के दर्ज करा दिया गया। एक फ़ैसला हुआ करता था ललिता कुमारी का, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है ललिता कुमारी के केस में, और ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो इस प्रकार का था कि पुलिस को अगर दखलपात्र गुनाह होने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो पुलिस वालों के लिए ये अनिवार्य हो जाएगा कि वो ऑफेंस रजिस्टर करें। कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरीज़ का उल्लेख उस जजमेंट में हम लोगों को मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर ले लें तो 498A, पति पत्नी का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया और पत्नी ने गुस्से में आकर के पति के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करानी चाहिए,
अब इस FIR के दर्ज करने के नतीजे में कहीं इस बात का इम्कान है कि इन लोगों का घर टूट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इस बात का भी एक यूँ कह लीजिए कि छोटा मोटा एक्सेप्शन कर दिया था कि ऐसे ऑफेंसेस के अंदर में इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एन FIR देयर ऑट टू बी सम एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी, सो टू से पुलिसों का भी कहीं ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि ऐसे मामले में सुलह सफाई कराएं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हमको इस केस के अंदर में ललिता कुमारी के केस में मिलते हैं। अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही अपने इस फैसले के अंदर में वो यही कि अगर इंफॉर्मेशन इज़ पर्टेनिंग टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑट टू रजिस्टर एन FIR। लेकिन अब BNSS के तहत मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिशन प्राप्त हो गया है पुलिस को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है, ऑफेंस इज़ पनिशेबल अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 7 years, नॉट लेस देन 3 years एंड नॉट मोर देन 7 years। इस कैटेगरी में बैठने वाला अगर कोई ऑफेंस है और उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास में आ गई, मालूम पड़ता है नए BNSS में पुलिस को कहीं इस बात का डिस्क्रिशन दिया गया है कि अगर उसे ये पता चलता है, अगर उसे ये लगता है कि भाई ऑफेंस प्रथम दर्शनी हुआ है, तब तो वो FIR दर्ज कराए। और अगर पुलिस वालों को ये लगता है कि प्रथम दर्शनी ऑफेंस नहीं हुआ है, वो मामले में इंक्वायरी करे। तो ये जो डिस्क्रिशन पुलिस को दिया गया है, मैं समझता हूँ कहीं ललिता कुमारी वाले फैसले से ये बात मेल नहीं खा रही है। ललिता कुमारी के अंदर में पुलिस के टाल मटोल को कोर्ट ने रोकने के लिए और कहीं ये देखते हुए अपने जुडिशियल एक्सपीरियंस की बिना पर यह बात कही थी कि आप ऑफेंस दर्ज कराइए अगर रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इस प्रकार का है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में मैक्स टू मैक्स यही होगा कि कहीं ये पता चलेगा कि भैया झूठा FIR दर्ज हुआ है। तो झूठा FIR दर्ज करने के सिलसिले में एडिक्वेट प्रोविजंस हमारे लॉज में मौजूद हैं। तो कहीं ये एक ऐसी प्रोविज़न है जो सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी के निर्णय से मेल नहीं खाती है। एक और बात जो आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे, हैंडकफिंग की प्रोविज़न एक मरतबा फिर स्टैट्यूट बुक पर आ गई है। अपने आप में एक ऐसी चीज़ जो कहीं ह्यूमन डिग्निटी को अंडरमाइन करने वाली है। आप अंदाज़ा करें इस बात का कि एक आदमी के ख़िलाफ़ में केस दर्ज होना एक चीज़ है और केस दर्ज होने के बाद में इस केस का अंतिम निर्णय कन्विक्शन के रूप में आना, ये अपने आप में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। FIR दर्ज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आरोपी ने ये गुनाह किया ही है। आरोपी ने गुनाह किया है या नहीं किया है, इस बात का अंतिम निर्णय तो कोर्ट करेगा। और ये आदमी जो सिर्फ एक ऑफेंस का अपराधी है, जिस पर इस बात का इल्ज़ाम है कि उसने ये अपराध किया है, ऐसे अपराधी को अगर आप पब्लिक में हैंडकफ करके लाएंगे और एक शरीफ आदमी अगर समझ लीजिए किसी की झूठी कंप्लेंट पर पब्लिक में इस तरह से परेड कराया जाएगा, उसकी डिग्निटी का क्या बनेगा, उसकी इज़्ज़त कहाँ रह जाएगी। और कल को अगर समझ लीजिए वह एक्विट हो जाता है, उसको निर्दोष करार दिया जाता है, तब आपके इस एक्ट के लिए आप क्या जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। ठीक है, कायदे के अंदर में चूँकि आपके लिए अभी प्रावधान कर दिया गया है कि आप किसी को हैंडकफ कर सकते हैं, तो आप हैंडकफ करने के लिए अगर करते हैं तो अपने आप में कायदे के प्रोविज़न का उल्लंघन तो नहीं करेंगे। लेकिन कभी इस बात का भी ख्याल होता है कि प्रेम शुक्ला के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने हैंडकफिंग के ख़िलाफ़ में जो बात कही थी वो क्यों कही थी, और क्या सुप्रीम कोर्ट के ये सारे निर्णय, प्रेम शुक्ला का निर्णय हो या इससे पहले हमने ललिता कुमारी के जिस जजमेंट की बात कही, इन सारे जजमेंट को आर वी गोइंग टू मेक अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मैं समझता हूँ जुडिशियल एक्सपीरियंस रखने वाले एपेक्स कोर्ट के जजेस ने अगर समझ लीजिए अपनी 30 और 40 बरसों की जुडिशियल सर्विस के चलते, अपने एक्सपीरियंस के चलते कुछ एक ऐसे हिस्टोरिक निर्णय दिए हैं, हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इन हिस्टोरिक निर्णय के अधीन रह कर के कायदे बनाते। लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि कहीं BNSS के ये प्रोविजंस इन सेलिब्रेटेड जजमेंट का विप्रयास करने वाले मालूम पड़ते हैं। हैंडकफिंग की प्रोविज़न के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खुले शब्दों में ये बात कही थी कि नेचर या ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर हैंडकफिंग एन अक्यूज्ड। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली नेचर एंड ग्रेविटी को एक मरतबा फिर हैंडकफिंग करें या न करें, इस बात का मापदंड बना दिया गया है। ये और इस प्रकार के कुछ और ऐसे प्रोविज़न
कहने के लिए तो एक्ट इसलिए बनाया गया था कि नागरिक को सुरक्षा प्रदान हो, और नाम भी इसी तरह से रखा गया है बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हम बजा तौर पर इस बात की उम्मीद करते हैं, वी हैव लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस संहिता कि इट विल इंश्योर द पर्सनल राइट, personal dignity and right to life to all the citizens of India, and the provision will not act as an engine of operation on the people of India. With that hope, we expect that the persons who are at the helm of the affairs, more particularly वो लोग जिन लोगों को इस कायदे को अमल में लाना है, जो इस कायदे को इन्फोर्स करने जा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जजमेंट्स जो इस BNSS एक्ट के पहले दिए गए हैं उनको भी कहीं ख्याल में लाया जाएगा, उनको भी विचाराधीन रखा जाएगा, और ऐसा नहीं होगा BNSS के चलते वो सारे हिस्टोरिकल जजमेंट पर कहीं पानी उंडेल न दिया जाए। इन सारी बातों के साथ में आपसे विदा लेना चाहेंगे। होशियार रहिए, होशमंद रहिए, आने वाले वक्तों के बारे में सतर्क रहिए। धन्यवाद।